महीने की पहली तारीख को सैलरी का क्रेडिट हो जाना, पूरे महीने उसको खर्च करना और उसके बाद आखिरी के 5 दिन बैठ करके रोना कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ये एक ऐसा ट्रैप है कि चाहे वो आप बिज़नेस करते हो, चाहे आप सैलरी होल्डर हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, इवन एक छोटी-सी दुकान भी आप चलाते हैं, तो आपको ये चीज़ें हमेशा फेस करनी पड़ती हैं। इसे हम मनी ट्रैप कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मनी ने आपको ट्रैप कर रखा है। पैसे के चक्कर में आप इतना डूबे हुए हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा हमें चला रहा है या हम पैसे को चला रहे हैं। आप हमेशा पैसे के पीछे 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 भागते रह रहे हैं। चाहे आप 2,000 रुपए महीना कमाते हो, चाहे 10 करोड़ महीना कमाते हो, स्थिति आपकी बिल्कुल ऐसी ही है। कोई आपदा आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कोई और चीज आ जाए, तो आपके पास दूसरों का मुंह देखना, बैंक, क्रेडिट कार्ड, इन सब का मुंह देखने की बजाय कोई रास्ता नहीं बचता है। तो आज हम देखेंगे, सीखेंगे कि इफेक्टिवली कैसे मनी को मैनेज करें। ऐसा मनी मैनेजमेंट प्लान और रूट मैं लेके आया हूं आपके लिए, जिसको अगर आप स्ट्रिक्टली बाय लाइन फॉलो करेंगे तो फिर दोबारा पलट करके पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा, ना कि आप पैसे के पीछे भागोगे। और आप जिंदगी को, वो जो अर्ली और हैप्पी रिटायरमेंट की बात करते हैं ना, वो आप अपनी लाइफ में आज के आज अचीव कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते चलेंगे। तो हम साथ आज का ये कंटेंट, ये टॉपिक मैं बहुत ही दिल से बना रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल स्ट्रिक्ट रूल्स है जो मैंने अपने लिए फॉलो किया है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप भी इफेक्टिवली अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे, डिस्पाइट ऑफ कि आप बिजनेस ओनर हो, आप सैलरी होल्डर हो या आप कुछ भी करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10,000 कमाते हो चाहे 10 करोड़ कमाते हो, आपको अगर मैनेजमेंट मनी का आ गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी लाइफ में अचानक से आकर के परेशान नहीं कर सकती है। तो आज हम देखेंगे, समझेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इसीलिए इस वीडियो को आपने क्लिक किया है और आप यहाँ तक आए हैं। आपको आज मैं पूरी तरह से सिखाऊंगा कि कैसे मैंने इफेक्टिवली अपनी लाइफ को मैनेज कर रखा है, और वही सेम चीज़ मैं चाहूँगा कि अगर आप रेप्लिकेट कर सको तो आपके लिए बहुत आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो तक आने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे अमेजिंग कंटेंट मैं लेके आता रहूँगा। और साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेरेंटल चैनल योर बैंक निफ्टी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, तो हमें बहुत आराम आराम से बैठना है, सुनना है, समझना है। एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन समझेंगे और देखेंगे कि हम पैसे को कैसे अपने काबू में कर सकते हैं, ना कि पैसा हमें हमेशा की तरह काबू में करके रखे। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, थिंक लॉजिकली अबाउट मनी मैनेजमेंट बाय वाईबीएन फिनांस। अब आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? आपको सबसे पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में करनी है वो ये है कि बजटिंग करनी है। अब आप सोचोगे कि बजट क्या होता है? देखिए, बजट आपको पता है, जब भी कभी 2 फरवरी 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट लाती है, वो ऐसा क्यों करती है? इतना बड़ा देश चलाने के लिए वो इतना छोटी सी चीज़ क्यों ले आते हैं, बजट? बजट का मतलब क्या होता है? बजट होता है आपका लेखा जोखा, कि आप आने वाले साल में, महीने में, दिनों में क्या खर्च करना चाहते हैं और कितना खर्च करना चाहते हैं। इसे ही हम बजट कहते हैं। कि हमारे लिए बजट का क्या मतलब हो सकता है? हमारे लिए बजट का मतलब होगा कि हमको कितना सैलरी मिली या कितना हमारा बिजनेस इनकम आया। यहाँ पे मैं बार बार अब मैं इनकम की बात करूंगा। इनकम इन द सेंस आपकी सैलरी, बिजनेस या जो भी आपका इनकम है, उसे मैं एक इनकम टर्म दे करके बात करूंगा। ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि अलाउंसेस हमारे पास, यानी इनकम हमारा कितना है, खर्चे हमारे कितने हैं, और हम कितनी सेविंग कर पा रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को ट्रैक करके जब आप एक हिसाब बनाते हो, एक पहले से आप प्रीव्यू लेकर चलते हो, तो उसे हम बजट कहते हैं। अब इस चीज़ को समझेंगे कि हम इस बजट को कैसे बनाएं। तो आप चाहे तो एक एक्सेल सीट बना सकते हैं। अगर आप टेक सेवी हैं तो एक्सेल सीट बनाइए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बहुत सिंपल चीज़ है, एक रजिस्टर लीजिए जिसमें 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में आप महीने की पहली तारीख से स्टार्ट करिए। सबसे पहले लिखना शुरू करिए। एक तरफ आप अपने खर्चों को लिखिए, एक तरफ आप अपने इनकम को लिखिए। आप उसके बाद आप ट्रैक करिए महीने के लास्ट में कि आपने कितना खर्चा किया और कितना इनकम किया। अब इसको इफेक्टिवली कैसे मैनेज करना है वो हम आगे समझेंगे। लेकिन पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि बजटिंग ज़रूरी क्यों है। बजट इसलिए ज़रूरी है सर, क्योंकि आप बिना हिसाब के अगर कोई चीज़ भी करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो मेरा कहना ये है कि आप हर चीज़ का हिसाब रखो। आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक पैसे के, एक-एक इन्वेस्टमेंट का आपको हिसाब रखना चाहिए, एक-एक आपके एक्सपेंसेस का आपको हिसाब रखना चाहिए। तो आपको हमेशा जो है अपने इन्वेस्टमेंट का, अर्निंग का और स्पेंड का ट्रैक रखना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमें ये चीज़ों से फ़ायदा क्या मिलेगा? हमें फ़ायदा मिलेगा कि हम पहले से ही डिसाइड कर पाएँगे कि हमारे गोल्स क्या हैं। अब गोल्स क्या-क्या हैं? गोल्स जैसे किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को अपने बेबी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को अपनी हनीमून पे जाना है, किसी को विदेश में कोई एक्सोटिक हॉलिडे पे जाना है। ऐसे हमारे गोल्स होते हैं। इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिर हम बजट करके उन गोल्स के लिए पहले से ही थोड़ा-थोड़ा करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि अचानक से वो अगर मन कर जाए तो हमारे पास उतना पैसा पहले से अवेलेबल हो कि हम ईज़िली उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर चीज़ को मैनेज कर सकें। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एसेट लायबिलिटी रिलेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है।
बहुत आसान भाषा में एसेट वो चीज़ होती है जिससे आपको कुछ ना कुछ इनकम या अर्निंग हो, चाहे आज हो रही हो चाहे कल हो रही हो। जैसे एग्जांपल्स, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आपका एसेट है। अगर आपने कोई ऐसा घर खरीद रखा है वो आपका एसेट है। क्यों? क्योंकि या तो वो आपको रहने के लिए आपका रेंटल इनकम बचा रहा है, या अगर आपने उसको रेंट कर दिया है तो आपको कमा के दे रहा है, तो ये एसेट हो गया। इस तरह की चीज़ें, जैसे अगर आपने कोई गोल्ड और सिल्वर ले रखा है वो आपका एसेट है। अब लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी जैसे जो ऐसी चीज़ जिसमें आपको लेन पैसे लगा के लेना पड़े पहले, और लेने के बाद भी उसमें लगातार पैसे लगाने पड़े, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। जैसे जैसे अगर आपने मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा बेबी है, तो आज के टाइम पे वो आपकी लाइबिलिटी है। कैसे लाइबिलिटी है? इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, पॉजिटिव लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो आपका भविष्य है। आपको आज उसके डायपर से लेकर के कल को उसके कॉलेज फीस तक, जो कि आने वाले टाइम में 40-50 लाख होने वाली है, वो तक आपको खुद ही भरना है। ये इसीलिए आपकी लाइबिलिटी, मतलब आज भी आप उस पे पैसे खर्च कर रहे हो और फ्यूचर में भी उस पे पैसे खर्च करोगे। और एसेट क्या है? मान लीजिए जैसे मैंने अभी म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दिया था, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो आज भी बढ़ रहा है और आज के 20 साल बाद भी वो बढ़ता ही रहेगा, वो घटेगा नहीं। कभी घटा बढ़ा फ्लक्चुएट हुआ तो ओवर द पीरियड वो हमेशा बढ़ के मिलेगा। मतलब सीधी सीधी भाषा में अगर समझा जाए तो एसेट वो चीज होती है जो आज के टाइम पे भी आपके लिए वैल्यूएबल है और फ्यूचर में भी आपके लिए वैल्यूएबल हो और आपको कुछ ना कुछ कमा के दे रही हो। और लाइबिलिटी वो होती है जो आज के टाइम पे भी आपके ऊपर बर्डन है, जिसके चक्कर में आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, और आने वाले टाइम पे भी जिस पे आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। जैसे मोटरसाइकिल, कार, ये सब आपकी लाइबिलिटी में आती है। एसेट, आपको बजट करते समय ये बात पता चल जाएगी कि आप एसेट ज्यादा बढ़ा रहे हो कि लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ा रहे हो। बजट मतलब जब आप अपना पूरा हिसाब बनाओगे, तो उससे आप देखिए कि क्या आपका एसेट ज्यादा है या लाइबिलिटी ज्यादा है। कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ में एसेट्स को बढ़ा सकें और लाइबिलिटीज को कम कर सकें। ये तो हमें अभी तक ये समझ में आ गया कि हमारा बजट क्या होता है, बजटिंग कैसे करते हैं। और इसके लिए चाहे तो आप एक्सेल सीट बनाइए, चाहे तो आप डायरी बनाइए, जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी चीज़ों का हिसाब रखना आज से शुरू कर दीजिए। ठीक है? कोई इंतजार नहीं करना कि 1 तारीख से ही करना है, आज से शुरू कर दीजिए। क्योंकि आज जो भी तारीख है, आज के दिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज का ही दिन आपकी लाइफ में स्ट्रैटेजिक मूवमेंट होगा आपके लिए। आप इसको जो है आगे आगे आप ये डिसाइड होगा कि आप कैसे सही से इफेक्टिवली ये चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं। तो आपने बजटिंग देख ली, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 50-30-20 रूल, ये बहुत ही बड़ा गोल्डन रूल है। आपको ये अपनी लाइफ में हर जगह अप्लाई करना चाहिए। क्या होता है ये, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको अपने पूरे 10,000, अगर मान लीजिए आपके पास महीने का खर्चा है, तो आपको 5,000 अपनी नीड्स पे खर्च करना चाहिए। नीड्स मतलब जैसे आपको महीने का रेंट देना है, आपको बिजली का बिल देना है, आपको इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, आपको गैस का बिल देना है, ग्रोसरी लानी है, राशन, आटा, पानी, ये सब पैसा आपका, आपकी जो पूरी मंथली इनकम है उसका 50% आपका यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है? आपको मैनेज करना है कि कैसे आप इसको कम करके बढ़ा करके 50% तक ला सके। आप कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ें मत लीजिए जिससे आपका ये 50% से ऊपर निकल जाए। तो इस तरह से आपको अपने नीड्स को 50% पे कैप करना है। उसके बाद आपका बचा हुआ जो 30% है, यानी अगर 10,000 कमाते हैं तो 5,000 रुपए आपके बिजली का रेंट, मकान किराया और ये सब यूटिलिटी बिल्स, मोबाइल रिचार्ज और ये सब पे आएगा। ठीक है? इसके बाद बाकी के बचे 5,000 में क्या करना है? बाकी के बचे 5,000 में सबसे पहले महीने के शुरू में ही 20% यानी 2,000 रुपए आपको अपने पास सेव करके रख लेना है, इन्वेस्ट करना है। सेव कहाँ करना है, कैसे करना है? देखिए, इमरजेंसी फंड है, आपके रिटायरमेंट के लिए अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं, जो कि नेसेसरी है, जिसको आपको करना ही करना पड़ेगा, वो चीज़ों में आप अपने जो है पूरी इनकम का 20% डालिए। अब 30% आता है वांट। अब वांट का मतलब क्या होता है? यहाँ मैंने 3 चीज़ें समझाई: नीड, वांट और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट। नीड मतलब ऐसी चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे बेसिक कपड़े हुए, जैसे आपको आपको भाई ऑफ़िस जाना है, काम करना है, दुकान पे जाना है, तो आपको कुछ तो पहनना पड़ेगा ना, वो आपकी नीड्स में आता है। लेकिन अगर आपको जो है वो कुछ की जगह पे लग्ज़री पहनना है, तो वो वांट्स में आता है। मैं अभी वांट्स एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं नीड्स बता दिया आपको। नीड्स वो चीज़ें हैं जिनके जिनकी लाइफ़ में आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके बिना आप रह नहीं सकते। बिजली का बिल, मकान किराया, आपके बेसिक कपड़े, डिटर्जेंट, आपकी ग्रोसरीज, जो कुछ भी, चावल, दाल, आटा, गेहूं, जिनके बिना आप रह नहीं सकते। तो आपको अपनी पूरी इनकम का 50% आपके नीड पे डालना है। ठीक है? उसके बाद आप वांट्स पे आते हैं। वांट्स क्या होती हैं? वांट्स मतलब नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजन प्राइम हुआ, ये सब चीज़ें आपकी वांट्स हैं। वांट्स मतलब जो आपकी डिज़ायर को पूरा करती हो। मतलब ये है, वांट्स का कैटेगरी में हम उन चीज़ों को डालेंगे जो चीज़ें आपकी लाइफ में अगर एग्जिस्ट ना करें तो भी आपकी लाइफ चलेगी, लेकिन हम अपने प्लेजर के लिए, हम अपनी खुशी के लिए उन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं। जैसे आप शॉपिंग करते हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं। देखिए, बेसिक शॉपिंग, आपको बेसिक पैंट शर्ट खरीदना है, 2,000 रुपए में एक सेट मिल जाएगा, वो आपकी नीड्स में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 10
10,000 रुपए का एक पैंट शर्ट खरीदना है, आपको शादी आने वाली है, घर में सूट खरीदना है, तो वो आपकी वांट्स में आता है, क्योंकि उनसे ना आप अपने आप को, अपने उनसे बेसिक चीजें आपकी ऑलरेडी कवर्ड है। लेकिन वांट्स का मतलब ये हुआ कि आप उन चीजों से खुद को अच्छा महसूस करवाना चाह रहे हैं, लग्जरी महसूस करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसी चीजों को हम वांट्स में डालते हैं। ऐसी चीजों पे, जैसे वैकेशन पे जाना है आपको, शॉपिंग करनी है अच्छी, स्ट्रीमिंग सर्विसेज नेटफ्लिक्स और वगैरह वगैरह कुछ भी जो आप यूज करते हैं। देखिए, मोबाइल रिचार्ज तो आपके नीड्स में आएगा, क्योंकि उसके बिना तो, आज मोबाइल के बिना तो रहना संभव ही नहीं है। लेकिन जो नेटफ्लिक्स का आप 200 रुपए 400 रुपए महीने का दे रहे हैं, अमेजन प्राइम खरीद रखा है आपने, या जो कुछ भी आप इस तरह की, या मूवी जा रहे हैं आप महीने में 4 से 5 बार, तो वो चीजें आपकी वांट्स में आती हैं, वो आपको प्लेजर देती हैं, वो आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। तो ये वांट्स आ गया। और इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा अमाउंट जो आप अपने सेविंग और अपने खर्चे से काट करके बचा रहे हैं, जो कल की आपकी जरूरतों के काम आएगा। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि ये 50-30-20 रूल क्या है। अब हम देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये वीडियो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होने वाली है, तो आप आराम से बैठ करके शांति से देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, ये इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए हम समझते हैं कि अब हमें कैप कैसे करना है। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, हमने बजटिंग की, हमें पता चल गया कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। अब हमें उन पैसे को कंट्रोल कैसे करना है, उनका फ्लो कैसे कंट्रोल करना है, कैसे पैसा हमें ना कंट्रोल करे, हम पैसे को कंट्रोल करें, उसको हम ये 50-30-20 रूल के थ्रू समझेंगे। क्या 50, क्या 30, क्या 20, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैनेज कैसे करना है। देखिए, हमेशा कोशिश करिए कि अपने नीड्स को, अपने इन नीड्स को 50% के अंदर ही रखिए, और वांट्स को जितना हो सके कंट्रोल करिए। वांट्स, अगर आपको लगता है कि आप महीने में 4 दिन पिक्चर देखने जाते हैं, तो आप 2 दिन जाइए। अगर आपको लगता है कि आप 20,000 का कपड़ा खरीद रहे हैं, तो आप उसको खरीदिए, लेकिन कम, या तो 4-5 महीने में एक बार खरीदिए, हर महीने मत खरीदिए, या तो 20,000 की जगह 10,000 कर लीजिए। मतलब हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि नीड्स को पूरी तरह कंप्लीट करें, वांट्स को जितना हो सके उतना कम करें, और इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके उतना बढ़ाएं। ठीक है, हमें इन चीज़ों को, इन बेसिक रूल्स को जरूर फॉलो करना है। तो आई होप आपको ये 50-30-20 का रूल समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब और इफेक्टिवली कैसे हम अपनी लाइफ को, अपने पैसे को मैनेज करेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो है इमरजेंसी फंड। आपको हमेशा अपना इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। क्या है, होता है ये इमरजेंसी फंड? मान लीजिए, भगवान ना करे ऐसी कोई आपदा है, लेकिन घर में कोई बीमार पड़ गया, तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे तो है नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 50-30-20 के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले, आप अगर आपने अभी नौकरी शुरू की है, या अगर आपने नौकरी भी 4-5 साल कर लिया है, पर आपने सिर्फ पैसे उड़ाए हैं, पैसे के बारे में सोचा नहीं है, तो आज से, अभी से आप शुरू कर दीजिए। और इसको कैसे करेंगे? इमरजेंसी फंड कैसे बनाएंगे? देखिए, इमरजेंसी फंड, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, हम अपनी लाइफ में हर एक इमरजेंसी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, हो सकता है आपका जॉब कट हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो। मैं जो चीजें बता रहा हूँ, पर ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी छटनी हो जाए, आपको जॉब से निकाल दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? ऐसे किसी केस के लिए हमें इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड को कैसे तैयार करेंगे हम? इमरजेंसी फंड वो होता है कि आप अपने पूरे महीने का, जो आपने बजट करके हिसाब लगाया था, तो आपने देखा था कि आपके पूरे महीने की इनकम कितनी आई थी। लेट्स अज्यूम कि आपके पूरे महीने की जो इनकम आई थी, वो इनकम जो है 10,000 थी, और आपने देखा कि आपकी इनकम 10,000 है, और 10,000 में आपका बड़े आराम से सब कुछ मैनेज हो जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है? आपको मिनिमम अपने पूरे मंथली इनकम का 6 गुना, यानी 6 महीने की इनकम आपको एक ऐसी जगह पे रखनी चाहिए, जो आप चाहे एफडी में पार्क कर दीजिए, चाहे आप अपने सेविंग अकाउंट में रखिए। 6 महीने की इनकम आपको हमेशा तैयार रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप इमीडिएट उसको एक्सेस कर सके। तो आपको समझ में आ गया इमरजेंसी फंड क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। आप आज से ही इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दीजिए। भले आप 5,000 आज बचाइए, 2,000 बचाइए, जैसे कैसे भी करके सबसे पहला काम अपनी लाइफ में करिए कि आप अपने इमरजेंसी फंड को बना करके, आपके 6 महीने की इनकम को आपको इमरजेंसी फंड की तरह से बना के रखना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। आप उसके बाद किसी भी तरह की इमरजेंसी में घबराएंगे नहीं, आप आराम से हर चीज को फेस कर पाएंगे, जैसे काम एंड कंपोज। आप रिटायरमेंट, उन्हें हैप्पी रिटायरमेंट जिसकी बात जो करते हैं, जिसकी बात मैं अभी वीडियो में पहले कर रहा था, आप वो चीजें आज के आज अचीव कर सकते हैं, अगर आपने इमरजेंसी फंड पहले से बना के रखा हुआ है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इमरजेंसी फंड होता क्या है और इसको कैसे बनाते हैं। अब उसके बाद बताते हैं बात। अगर आपने 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना लिया है, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको अगर कोई भी एग्जॉटिक या लग्जरी चीज चाहिए, जैसे आपको मालदीव घूमने जाना है, या कहीं भी जाना है विदेश,
टूर पे जाना है, भारत भ्रमण करना है, जो कुछ भी करना है आपको, आपको जब इमरजेंसी फंड आपका तैयार हो जाए, उसके बाद आपने ये तो देख लिया ना कि आप कैपेबल हो, आप 6 महीने तक की इनकम अपनी बचा सकते हो, तो आप कैपेबल बन गए हो अब। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि अब आपको ये बात एकदम समझ में आ गई है। तो अब हमें आने वाले टाइम पे जब इमरजेंसी फंड हमारा बन जाए, तो उसके बाद हमको अपनी वांट्स के लिए अलग से सेविंग करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब, अगर आज प्रेजेंट अगर हम अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसी सेविंग, ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा? तो हमें आज की अपनी लग्ज़री को भी मेंटेन करना है। अगर मान लीजिए कि आपको आईफ़ोन खरीदने का मन हो रहा है, तो सबसे पहले आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए। उसके बाद आप उस पैसे को जो बचा रहे थे, उसको बचाना बंद मत करिए। तब तक बचाइए जब तक कि आपको आईफ़ोन का फंड ना बन जाए। इस तरह से हर फंड को एक नाम दीजिए, उस नाम के फंड को बनाते चलिए साथ-साथ में, और कभी भी अपने इस पर्टिकुलर फ्लो को तोड़िए मत। और आप देखेंगे आप कितना हैपीली हर कुछ अचीव भी कर पाएँगे, और साथ ही साथ आपके पास कोई भी फ़ाइनेंशियल बर्डन आपके सर पे नहीं रहेगा कि कल को ये हो गया तो क्या होगा? ये क्वेश्चन का जवाब हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ के लिए खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है लाइफ़ में, ठीक? तो आपको क्या पता चल गया? सेविंग करना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, और अगर अपने पास कोई वांट्स है, तो हमें उनको कंटिन्यू करते हुए चलना है। अगर आपने इतनी चीज़ें समझ ली, तो हम दोहरा लेते हैं। सबसे पहले आपने समझा कि आपने बजटिंग करनी है, आपको पता करना है कि आपने के पास कितना कमाई आती है और कितना खर्चा है। उसके बाद आपको अपने खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सही जगह पे सही खर्चे को करना है, जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट पे की तरफ ध्यान देना है। तीसरी चीज़, हमें हमेशा इमरजेंसीज़ के लिए तैयार रहना है, और उन इमरजेंसीज़ को फ़ॉलो करने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी बजट होना चाहिए। वो आपके पास जो है तैयार हो गया अब तक, अगर आपने ये चीज़ें समझ ली है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई और बड़ी आपदा आ गई, तब आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी फैमिली के लिए, मैं मान अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप अगर अकेले हैं, तो आने वाले टाइम में आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, तो ऑलरेडी आपके पास लायबिलिटी है, आपकी वाइफ, आपका बेबी। और अगर आप अपने मम्मी-पापा के पास रहते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो ऑलरेडी आपकी लायबिलिटी है। तो आप उन चीज़ों को सेफ नेट कैसे करेंगे? अगर कोई बात हो गई, कोई कैज़ुअलिटी आ गई, कोई इश्यू आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल, जिससे हमारी लाइफ में हम सबसे ज़्यादा नेग्लेंस करते हैं, वो है इंश्योरेंस। आपको हमेशा जैसे ही आप अर्निंग करने लग जाए, आपको उसी समय पे अपने लिए सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसके बाद एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और लाइफ इंश्योरेंस में आप मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक टर्म प्लान ले लीजिए बेसिक सा, बहुत सस्ता आ जाता है आजकल, तो ₹500 महीने पे भी टर्म प्लान आता है। 1-1 करोड़ का प्लान आपको ₹500 में मिल जाएगा। तो आप बेसिक कोई भी टर्म प्लान ले लीजिए, बेसिक कोई भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। बहुत सस्ते-सस्ते प्लान्स हैं, आपको 3-4 हज़ार रुपए में 3 लाख 4 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। चाहे अगर आप अकेले रहते हो तो अपने लिए, अगर आप अपनी फैमिली मम्मी-पापा और बेटा-वाइफ सबके साथ रह रहे हैं, बेटी-बेटा जो कुछ भी है, अगर आपके पास लायबिलिटीज़ हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को सिक्योर करना होगा, उसके बाद अपने परिवार के लोगों को भी सिक्योर करना होगा। उसके लिए हमारे पास इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, हमारे फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। लेट्स अज़्यूम कि आपके वाइफ़ की तबीयत खराब हो गई, तब आप क्या करेंगे? आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा, आप हॉस्पिटल में चुपचाप जाकर के एडमिट हो जाएँगे। चाहे 1 लाख का खर्चा होगा, चाहे 2 लाख का खर्चा होगा, आपकी जेब से ₹1 नहीं जाएगा। आजकल इतना कैशलेस और सारी सुविधाएँ हो गई हैं। आप वहाँ जाएँगे, उनको कार्ड दिखाएँगे अपना, और वो आपका इलाज करके आपको हैपीली घर वापस भेज देंगे, और आपकी जेब से ₹10 भी खर्च नहीं होंगे। तो कितना आसान है ये, और उसके लिए हम क्या दे रहे हैं? उसके लिए हम मुश्किल से 3 से 4 हज़ार रुपए हर साल का दे रहे हैं। तो आपको ये करना चाहिए। मान लीजिए कि जो अर्निंग मेंबर है, जो भी अर्निंग मेंबर है फैमिली का, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तब क्या होगा? इस केस के लिए आपको एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस किसी से भी ले लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस कैसे डिसाइड करना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी पूरी एनुअल इनकम को लेना है। मान लीजिए कि 10,000 महीना कमाते हैं, तो 1,20,000 हो गया, उसको 10 गुना कर दीजिए। तो यानी कि अगर आप ₹10,000 महीना कमाते हैं, तो ₹1,20,000 कमा रहे हैं, तो आपको जो है क्या कहते हैं, कम से कम ₹10,00,000 का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसी तरह से अगर आप ₹1,00,000 महीना कमाते हैं, तो साल का 12 लाख कमा रहे हैं, तो आपको 1,20,00,000 जो है, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आपको अपनी पूरे एनुअल इनकम का 10 गुना टर्म इंश्योरेंस में डालना चाहिए, ठीक? क्योंकि अगर इन केस कुछ हो गया, कोई बात हो गई, तो कम से कम आपके पीछे आपका पैसा तो रहेगा, आप नहीं रहोगे ख्याल रखने को। लेकिन अगर आपका पैसा रहेगा, तो आपकी वाइफ, आपकी फैमिली, आपके मम्मी-पापा आपके बिना भी सर्वाइव कर जाएँगे, और आप इस बात को जीते-जागते, जीते जी इस बात को लेकर के सुकून में रहेंगे। मैंने अभी तक जो भी बातें आपको बताई हैं, ये आपके मानसिक शांति के लिए बताई हैं, और ये चीज़ें मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी लाइफ़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इंश्योरेंस ज़रूर है रखिए अपने पास। आप बेसिक रखिए, बहुत छोटा रखिए, किसी भी कंपनी का रखिए, जो आपको पसंद आता हो, उसका रखिए। मैं किसी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सेफ्टी नेट को प्रमोट कर रहा हूँ। अब जब हमने अपने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, खर्चों के बारे में बात कर ली, पैसों के बारे में बात कर ली, तो अब हम आते हैं अपने फ़ाइनेंशियल गोल्स की तरफ।
अब फ़ाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं? फ़ाइनेंशियल गोल्स वो होते हैं जो आपको आपकी लाइफ़ में अचीव करना है। जैसे अगर आपको आईफ़ोन लेना है, वो भी आपका एक फ़ाइनेंशियल गोल है। अगर आपको कार लेनी है फ्यूचर में, वो भी आपका फ़ाइनेंशियल गोल है। अगर आपको घर लेना है, तो वो भी आपका एक फ़ाइनेंशियल गोल है। आपको अपने सारे फ़ाइनेंशियल गोल्स को पहले अचीव करने के पहले ही आपको आइडेंटिफ़ाई करना है और उन्हें लिस्ट बनाना है। और आपको ये देखना है कि आपको कितने साल में चाहिए। जैसे आपको कार कब लेनी है? कार आपको 3 महीने में लेनी है या 3 साल बाद लेनी है? आपको वो गोल्स को पर्टिकुलर टाइमलाइन के साथ आपको लिस्ट करके अपने पास बना के रखना चाहिए कि मुझे बाइक कब लेनी है, मुझे कार कब लेनी है, मुझे घर कब लेना है, मेरे बेटे का कॉलेज का एडमिशन की फ़ीस कब देनी है। ये सब चीज़ों को आपको टाइमलाइन करके आपको बना करके रखना चाहिए और फिर कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान ढूँढ सकें जो उन चीज़ों को उस पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में हमें ईज़िली अचीव करने में हेल्प कर सके। हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाने हैं, समझने हैं कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा ऐसा है जो अब हर किसी की लाइफ का अलग-अलग हो सकता है। 10,000 कमाने वाले के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि वो घर लेना चाहता हो। 1 लाख कमाने वाले के लिए ऑडी मर्सिडीज़ लेना फाइनेंशियल गोल हो सकता है। तो जो कुछ भी आपका फाइनेंशियल गोल है, उसे आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से आपको टाइमलाइन बनानी है और उस टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए प्लान्स बनाने हैं। तो हम इस तरह से करके बहुत ईज़िली, बहुत ही पीसफुली इन चीज़ों को फ्यूचर में अचीव कर पाएँगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेट फर्स्ट। अब हाई इंटरेस्ट डेट क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं डेट क्या होता है। सिंपल भाषा में डेट मतलब उधारी। अब अगर आपके पास किसी तरह की उधारी चल रही है, आपके दोस्त से आपने उधार ले रखा है या आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है या आपने कोई लोन ले रखा है, आप उनको देखिए कि उनमें कौन से लोन पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट करते हैं तो पर मंथ का 2 से 3% यानी कि 40 से 45% का इंटरेस्ट रेट एनुअली लगता है। तो आप कोशिश करिए कि क्रेडिट कार्ड को विद इन लिमिट यूज़ करिए, उसको टाइमली भरते रहिए, अगर हो सके तो कम यूज़ करिए। कोशिश करिए कि डेबिट कार्ड यूज़ करिए, अगर फिर भी आपको यूज़ करना है, तो आप उतना ही यूज़ करिए जितना आप भर सकें। आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसको मत खर्च करिए और अगर ऐसा कभी कुछ गलती से पहले आपने कर रखा है, तो सबसे पहले फ़ोकस करिए हर जो अभी पिछली चीज़ें बताई हैं, उन सब से पहले आप सबसे पहले जो है उस पर्टिकुलर लोन को जो है भरिए और लोन आपके लाइफ़ में कम जितने हों, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ़ सुकून में रहेगी। तो आपको डेट को अंडरस्टैंड करना है अपने, टाइप ऑफ डेब्ट्स मैंने बता दिया आपको, एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि कौन से वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट लग सकता है और फिर आप उनको इम्पोर्टेंटली जाके रीपेमेंट करिए, जितनी जल्दी हो सके लोन खत्म करिए। कोशिश करिए कि लाइफ़ में लोन ना हो, अगर लाइफ़ में लोन नहीं होगा तो लाइफ़ में स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो अब हम आ जाते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्लान करें, कैसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करें। हम क्या-क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ अपना सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि इन्वेस्टिंग होती क्या है। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब हुआ, देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर आपके पास आज इस महीने में आपने अपने 20% सेविंग बचाई यानी 2,000, 10,000 आप कमाते हैं तो 2,000 आपने बचाई। तो अब उस 2,000 को कहाँ रखना है? आपके पास कई ऑप्शंस हो सकते हैं। आप अपने उसको सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। आप उस 2,000 की एफडी कर सकते हैं। उस 2,000 का कोई स्टॉक खरीद सकते हैं। उस 2,000 को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। आप देखिए, रियल एस्टेट तो आप 2,000 से नहीं ले सकते, लेकिन आप एक लोन ले सकते हैं जिसके आप ईएमआई भर सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। आप 2,000 में गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ्स ले सकते हैं या आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं। अगर आपके पास 6-7 हज़ार हो गए तो आप गोल्ड का 1 ग्राम का कॉइन ले सकते हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई है, ये सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अब इन्वेस्टिंग करते क्यों हैं? इन्वेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा आज जो हम जी रहे हैं, वो फ्यूचर में भी उसी लाइफ़ को कंटिन्यू कर सकें। हमारे फ्यूचर में कोई मुसीबत ना आए, हमारे गोल्स आसानी से अचीव होते रहें। जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको गोल्स बताया था, उन गोल्स को टाइमलाइन के साथ पूरा करने में हमारे इन्वेस्टमेंट्स हेल्प करती है। अब इन्वेस्टमेंट कई तरह की हो सकती है, मैंने इतने सारे बताए। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं हर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे, स्ट्रैटेजी पे आपको डिटेल में वीडियो लाके बना के दूँगा। तो अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेविंग प्लान्स क्या होते हैं, जैसे पीपीएफ है, एनपीएस है, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आप सेफ्टी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा ग्रो भी हो और उसमें कोई रिस्क भी ना हो, तो आप पीपीएफ और एनपीएस को कंसीडर कर सकते हैं। एनपीएस आपको रिटायरमेंट के टाइम का काम देगा और पीपीएफ जो है वो आपको 15 साल के बाद रिटर्न देना शुरू कर देता है। 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, लेकिन ये आपका जो रिटर्न देता है वो कंसिस्टेंट देता है और फिक्स रिटर्न देता है। आजकल शायद 7.1 चल रहा है, तो 7.1 के हिसाब से हर साल आपको देता ही रहेगा। कोई इसमें डिले नहीं होगा, कोई कटौती नहीं होगी। तो हमने अब तक समझ लिया कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, हमें अपने गोल्स को कैसे डिसाइड करना चाहिए, किन चीज़ों को पहले करना चाहिए, किन चीज़ों को बाद में करना चाहिए और फिर जो गोल्स हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको कैसे अपने टाइमलाइन के हिसाब से सेट करना चाहिए और फिर उन टाइमलाइन को पूरा करने के लिए, टाइमली अचीव करने के लिए कैसे हमें इन्वेस्टमेंट को अपने प्लान करना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब एसेट को कहाँ लगाया जाए, ऐसे कौन से एसेट तैयार किए जाएँ, जो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से बेनिफिट दे सकें। अब इस बारे में बात करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसेट
का डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, एक बहुत ही बड़ा वो है। अगर आप चाहो तो इसे कमेंट करना, तो मैं इसको एक वीडियो फिर से इसमें पूरी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं छोटा छोटा आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। देखिए, एसेट का मतलब क्या, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में, कि आपके पास म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, इंडेक्स फंड्स हैं, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, आपके पास आप घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये सारे एसेट एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर एक चलेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे आप कभी भी देखिएगा, जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो सोने का दाम घट जाता है, और जब सोने का दाम बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिर जाता है। तो आपको अपने एसेट्स को बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही जो है दिमाग के साथ मैनेज करना चाहिए, कि कब कौन सी चीज़ बढ़ रही है उसके बारे में पता करिए, और वो हमेशा अपना पैसा उस तरफ से करके उस तरफ ले जाइए, शिफ्ट करते रहिए पैसे को। इसी को हम एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये सब चाहिए, इनमें से कोई भी चीज़ में आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, और मैं आकर के आपको उस पर्टिकुलर चीज़ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको पैसे को लेकर के आपकी समझ थोड़ी बहुत मैं डेवलप कर पाया होऊँगा। तो आज के बाद इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करिए, और ऐसा करने के बाद पैसे के पीछे आप भागना बंद कर देंगे, पैसा आपके पीछे-पीछे भागना शुरू कर देगा। दोस्तों, अच्छा लगा हो अगर वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो वाक़ई में परेशान रहता हो पैसे को लेकर के, तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आपके इस वीडियो के बारे में और मेरे नॉलेज के बारे में क्या थॉट्स हैं, उसको आप कमेंट करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम सत्या है, मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड फाइनेंशियल एजुकेटर और फ्यूचर ऑप्शन एक्सपर्ट हूँ। मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। अब मैं पर्सनल फिनांस से रिलेटेड वीडियो भी इस चैनल पे लाता रहूँगा। और आपको जो भी टॉपिक चाहिए, जिस पे आपको कोई भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।